हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग संतुलित और असंतुलित बल पढ़ रहे थे। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं गति का पहला नियम। तो बेटा देखिए, गति का पहला नियम क्या है, क्या कहता है। वस्तुओं के किसी आनत तल यानी कि बेटा तिरछे तल पर, ऐसे तिरछे तल पर वस्तु गति करेगी। ऐसे तिरछे तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, कोई बाह्य बल काम नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है, ठीक है, तो उसका वेग बढ़ जाता है। चित्र 9.4 ए में देखिए, 9.4 का 9.5 लिखना चाहिए था बेटा, इसको यहाँ पर 9.5 इसने गलत लिखा है यहाँ पे। 9.5 के ए में देखिए, अब ना गोली है, जैसे कांच की गोली है, ऊपर से नीचे आएगी तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ेगा, है ना बेटा। नीचे आती जाएगी तो अब देखो क्या कह रहा है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, ठीक है ना बेटा, और नीचे पहुँचते पहुँचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है, 9.5 बी में देखो कांच की गोली ऊपर चढ़ेगी ना बेटा, तो इसको क्या करना चाहिए, इतनी ही ऊंचाई तक जाना चाहिए इसने, है ना बेटा। देखो मेरे हाथ से सीधी लाइन नहीं लगी, ये देखो ये सीधी लाइन लगो, यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक जाना चाहिए इसको, जिस ऊंचाई से यह आई थी, ठीक है ना बेटा, है ना। देखो क्या कर रहा है ये अभी। जब यह कांच की गोली ऊपर चढ़ती है तो इसका वेग घटता है। चित्र 9.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है, ठीक है बेटा। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर की आनत तल पर उतनी ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया था। अब सी में क्या है बेटा, दोनों ही तरफ ये भी और ये भी, दोनों ही जो तल हैं, दोनों ही जो सतहें हैं, वो क्या है बेटा, दोनों ही घर्षण रहित है। तो जितनी ऊंचाई से यहाँ से आएगी ना गोली, उतनी ऊंचाई तक जाएगी। अब अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा और तिरछा कर लें, ऐसे कर लें तो यूँ जाएगी, ठीक है बेटा, और तिरछा कर लें तो यूँ जाएगी। तो यानी कि इसने जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसका जो एंड पॉइंट था, वो समान रहना चाहिए, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कहना चाहता है ये। आगे देखो, तो उतनी ऊपर चढ़ेगी। 5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है, दोनों का जो कोण है झुकने का वो समान है, तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी से वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना बेटा। मान लो ऊंचाई से आई है, ठीक है ना। अब मान लो इस कोण इस तक हम यूँ कर दें, तो इस ऊंचाई तक जाने के लिए उसको लंबी दूरी तय कर यूँ जाना पड़ेगा, है ना बेटा, अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ऊंचाई से आएगी, चलती जाएगी चलती जाएगी तो ये ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सीधी रेखा में चलती जाएगी। देखो, तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। लेकिन गोली की गति जो है बेटा, गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बेटा देखो, अब जैसे मान लो गोली है वो चलती जाएगी, है ना, चलती जाएगी, उस गति को बनाए रखने के लिए किसी भी बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि वह चलती ही रहेगी, उसको एक पर गति दे रखी है। हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही बनती है, तो बेटा अब इसको जो ऊर्जा दे रखी ना, चलती ही रहेगी। लेकिन ये संभव भी नहीं है, क्योंकि बेटा गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो इसकी ऊर्जा को कम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल इसकी गति को विरोध करेगा। देखो क्या कह रहा है ये। लेकिन वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है और घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल
चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है, फिर भी कुछ न कुछ जो घर्षण है बना ही रहता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया कि जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। ठीक है बेटा, तो इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। और गति का पहला नियम क्या है न्यूटन का, देखो, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल काम न करे। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुई, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु लगातार एक समान वेग से गति कर रही है तो वह एक समान वेग से गति करती रहेगी, है ना बेटा, जब तक उसको रोका ना जाए। समझ गए बेटा? दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है ना बेटा? कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह रुकना नहीं चाहती, वह गति ही करती रहना चाहती है ना बेटा? गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। गुणात्मक का मतलब क्या है? गुण के रूप में अगर बात करें तो जड़त्व क्या है? एक गुण है। तो जड़त्व कैसा गुण है? जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में रहने, ठीक है ना, या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति रखती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अवस्था में या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा? तो जड़त्व का जो नियम है वो कहाँ कहाँ काम आएगा हमें, चलो इसको हम पूरा ही कर लेते हैं बेटा। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम पर की जा सकती है। सीट के सापेक्ष जब हम विराम अवस्था में रहते हैं ना बेटा, सीट है तो सीट पर बैठे विराम अवस्था में है, ठीक है ना बेटा, सीट पर बैठे हुए हैं, हम विराम अवस्था में हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। अब गाड़ी को ब्रेक लगेंगे तो ब्रेक लगाए जाने के बाद गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ गई, परंतु हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर जो है बेटा वो जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं, इसीलिए हम पहले पकड़ते हैं, है ना बेटा, किसी सीट को, या फिर सुरक्षा बेल्ट लगाते हैं। ये सुरक्षा बेल्ट हमें आगे बढ़ने गिरने से गति को धीमा करती है। इसके विपरीत हमें अनुभव होता है कि जब हम मोटर बस में खड़े हैं, गाड़ी में खड़े हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि हम किस अवस्था में थे? हम स्थिर अवस्था में थे। बस स्थिर अवस्था में थी, हम भी स्थिर अवस्था में थे। अचानक गाड़ी चल पड़ी लेकिन हम तो स्थिर अवस्था में ही हैं, तो हम अपने पीछे जाकर गिरेंगे, अपनी स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में है वो तो गति में आ गया, परंतु शरीर का ऊपरी भाग क्या है बेटा? जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही है, विराम जड़त्व में ही है, तो इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तेज मोड़ पर मुड़ती है ना, तो हम एक और झुकने लगते हैं, है ना बेटा? कोई गाड़ी है या हम बाइक बैठे हैं तो मोड़ पर झुकती है ना, मुड़ती है ना, तो हम भी झुक जाते हैं साथ में। इसे भी जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है ना। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति में रहना चाहता है ना, और जो मोटर कार है उसकी दिशा जो है बेटा वह बदल जाती है। देखो क्या कह रही है, हाँ, जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और हम झुक जाते हैं। ठीक है बेटा? एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता। क्रियाकलाप 9.1 देखो, चित्र 9.1.6 में दर्शाए अनुसार की तरह कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रख के ढेरी बनाइए। तो इससे क्या है बेटा? तो उससे क्या होगा, हम टाइगर से इसको, स्ट्राइकर से हम इसको
किक करेंगे, हिट करेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, सबसे नीचे वाली जो गोटी है ना वो निकल जाएगी और ऊपर की गोटी है ना सारी की सारी ऐसे ही रह जाएंगी। देखो नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियाँ अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं, फिर से सीधी हो जाती हैं और एक गोटी जो है आगे निकल जाती है। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही बेटा कांच का खाली गिलास लेना है, उस पर गत्ता रखना है, गत्ते के ऊपर अपने सिक्का रखना है, गत्ते को आपने अपने उंगली से ऐसे मारना है, आगे निकाल देना है कि सिक्का जो है वो गिलास में गिर जाए। इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या पता लगता है कि गति में कौन आया था, गत्ता आया था, है ना बेटा। ठीक है बेटा। पत्ता है या जो गत्ता है, ताश का पत्ता या जो भी आपने कार्ड बोर्ड लिया है वो तो गति में आ जाएगा, लेकिन जो सिक्का है वो किस में रहेगा, वो विराम अवस्था में रहेगा और विराम अवस्था के कारण बेटा वह गिलास में गिर जाता है। तो यह इसका जड़त्व था, यह इसका विराम जड़त्व था कि विराम अवस्था में रहना चाहता है। 9.3 में देखिए बेटा, पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए और ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेज़ी से हो सके घूम जाइए, है ना बेटा। तो उससे क्या होगा, हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि हम देखो हमारे हाथ में गिलास है, हम शांत हैं, हम स्थिर हैं, गिलास भी स्थिर है, हम गति में आ जाते हैं तो गिलास भी गति में आ जाता है ना बेटा। अब वो तो इतनी जल्दी गति नहीं करेगा, वो लुढ़क जाएगा और पानी छलक जाता है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचे क्यों बने होते हैं, है ना बेटा। अचानक झटका लगने पर जो प्लेट का खांचा है वह कप को गिरने से रोकता है। ठीक है बेटा। तो यानी कि जो जैसे मान लो थोड़ी प्लेट हिल भी जाएगी ना तो कप क्या करेगा, अपनी विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगा, है ना बेटा। लेकिन अगर खांचा होगा ना तो वह उसमें एक फिक्स पोजीशन में बना रहेगा, तो वह गिरेगा नहीं और चाय जो हमारी गिरेगी नहीं। ठीक है बेटा। तो जड़त्व और द्रव्यमान क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे। तो गति का पहला नियम हमने देखा, गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो बेटा अपने यहाँ तक पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान।